नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का ये 26वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहमनी वंश और पाल वंश की। बहमनी वंश और पाल वंश से रिलेटेड कुछ जानकारियां इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई हैं, और अगर आपने इसके पहले के पार्ट मिस किए हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। वो सभी पार्ट हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहमनी वंश की कि आखिर बहमनी वंश का जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई, और इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, और कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण शासक थे। तो बहमनी वंश का जो उत्पत्ति हुई वो उस समय हुई जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन चल रहा था, तो उसके शासन का जो लास्ट क्षण था, अंतिम दिन थे, उस समय दक्कन में जो एक क्षेत्र था दक्कन में एक विद्रोह हुआ। अमीरान ए सादाह का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये था बहमनी साम्राज्य की स्थापना। कैसे हुई, कब हुई, यह क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बहमनी वंश का जो उत्पत्ति हुई उस समय दिल्ली पर किसका शासन था। तो जिस समय बहमनी वंश की उत्पत्ति हुई है, जिस समय बहमनी वंश प्रकाश में आया, उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। और बहमनी वंश की जो स्थापना हुई वो 1347 ईस्वी में हुई। इसका जो संस्थापक था, इसकी जो स्थापना थी वो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। अगर हम बात करते हैं बहमनी वंश के संस्थापक की, तो बहमनी वंश का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन बहमन शाह था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स में पूछ देते हैं कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। हर वंश का संस्थापक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी वंश का संस्थापक किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो बहमनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था। अलाउद्दीन बहमन शाह को एक अन्य नाम जफ़र खां के नाम से भी जाना जाता है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह का जो अन्य नाम था वो था जफ़र खां। बहमन शाह जो कि इसका संस्थापक था, उसने जो अपनी राजधानी बनाई वो गुलबर्गा को बनाया। गुलबर्गा को इसने 1347 से 1425 ईस्वी तक राजधानी बनाए रखा। जो भी इसके बाद के शासक थे उन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाए रखा, लेकिन 1425 के बाद राजधानी चेंज हो गई। तो इसकी जो राजधानी थी वो पहले क्या थी, गुलबर्गा। बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम बदल कर एहसानाबाद रखा। जो बहमन शाह था उसने गुलबर्गा का नाम चेंज करके क्या रखा, एहसानाबाद रखा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद किसने रखा, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए गए हैं, और मेन है इसका कि इसकी स्थापना के समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था। लास्ट में बहमन शाह ने अपना राज्य 4 प्रांतों में बांट दिया। बहमन शाह ने अपने राज्यों को 4 प्रांतों में बांटा। ये 4 प्रांत कौन कौन से थे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। बीदर जो कि बाद में बहमन वंश का दूसरी राजधानी बनी। 1425 के बाद जो राजधानी बनी वो बीदर बनी। तो इस 4 प्रांतों में इसने बांट दिया। बहमनी वंश के सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जो बहमनी वंश के सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम थे, इन्होंने ही राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। जैसा कि वहाँ बताया गया था कि 1347 से 1425 ईस्वी तक जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी, लेकिन इसी वंश के एक शासक सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने गुलबर्गा से हटाकर राजधानी कहाँ स्थापित की, बीदर में। तो 1425 के बाद जो राजधानी बनी वो क्या बनी, बीदर बनी। और इन्होंने बीदर का नाम बदल करके क्या रखा, मुहम्मदाबाद रखा। तो बीदर का जो नाम बदल करके रखा गया वो था मुहम्मदाबाद। और इसको किसने रखा, मीन्स मुहम्मदाबाद नाम किसने रखा, तो मुहम्मदाबाद नाम जो है वो सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने रखा। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो थे वो अपनी न्याय और धर्मनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। इनकी जो न्याय की व्यवस्था थी और धर्म के प्रति इनकी जो निष्ठा थी वो दूर दूर तक फेमस थी। तो सिहाबुद्दीन अपने न्याय और धर्म निष्ठा के लिए जाने जाते थे। बहमन वंश का एक शासक
अलाउद्दीन हुमायूं था। अलाउद्दीन हुमायूं को इतिहास में जालिम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इसको एग्जाम्स में भी देखा गया है कि जालिम नाम से किस शासक को पुकारा जाता था। तो जालिम नाम का जो शासक था वो था अलाउद्दीन हुमायूं। अलाउद्दीन हुमायूं को जालिम के नाम से पुकारा जाता था और ऐसा उसकी क्रूरता के कारण कहा जाता था। बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना महमूद गवा ने की थी। बहमनी वंश का एक शासक महमूद गवा था। तो महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना किसने की? बीदर में महाविद्यालय की स्थापना महमूद गवा ने की थी। अब बात करते हैं बहमनी वंश का अंतिम शासक की। तो बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था वो कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। रूसी यात्री अल्थेनियस निकितीन, अल्थेनियस निकितीन जो कि एक रूसी यात्री था, यह 1417 ईस्वी में भारत आया और उस समय जो शासन था वो दक्षिण में बहमनी वंश का था। तो जो अल्थेनियस निकितीन था वो बहमनी वंश के साम्राज्य में गया और ये किस सन में आया? ये 1417 ईस्वी में आया। नाम याद रखिएगा, रूसी यात्री अल्थेनियस निकितीन। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अल्थेनियस निकितीन किसके शासनकाल में भारत आया या किस वंश के शासनकाल में भारत आया, या उसका ईयर भी पूछा जा सकता है। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट है बीजापुर की गोल मस्जिद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। जो बीजापुर की गोल मस्जिद है, जिसको गोल गुंबद मस्जिद कहा जाता है, इसका निर्माण किसने कराया? तो बीजापुर की जो गोल गुंबद मस्जिद है इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। और ये जो मस्जिद है ये विश्व का, इसका जो गुंबद है वो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। तो विश्व के सबसे बड़े गुंबद वाली मस्जिद कौन सी है? बीजापुर की गोल मस्जिद। इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। पतन के बाद बहमनी वंश 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। जिस समय बहमनी वंश का पतन हुआ, मीन्स जो इसका अंतिम शासक था कलीमुल्लाह, तो कलीमुल्लाह के बाद जो बहमनी वंश था वो 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। ये राज्य कौन कौन से थे? पहला है बीजापुर। बीजापुर का जो शासन मिला वो यूसुफ आदिल शाह को मिला। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक बने। नेक्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर के शासक मलिक अहमद हुए। नेक्स्ट है बरार। बरार जो है वो फतेहुल्लाह इमाद शाह को मिला। तो जो 5 राज्य बने उनमें से 3 हैं ये बीजापुर, इसके शासक यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर, इसके शासक मलिक अहमद, बरार, फतेहुल्लाह इमाद शाह। नेक्स्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा का जो शासक मिला वो कुली कुतुब शाह को मिला। नेक्स्ट है बीदर। बीदर का जो शासन मिला वो अमीर अली बरीद को मिला। तो ये जो बहमनी वंश का शासन था वो 5 राज्यों में बट गया और अलग अलग शासकों को अलग अलग राज्य प्रदान किए गए। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जो मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी, जो कि अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। जो बहमनी वंश का एक राज्य था अहमदनगर, वहाँ के जो राजा शासक थे हुसैन निजाम शाह, उनकी पुत्री थी चांद बीबी। तो चांद बीबी किसकी पुत्री थी? चांद बीबी हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। और हुसैन निजाम शाह कहाँ के शासक थे? हुसैन निजाम शाह अहमदनगर के शासक थे, जो कि बहमनी वंश का एक राज्य था। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ। जो चांद बीबी का विवाह हुआ वो बीजापुर के ही सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बहमनी वंश से। अब बात करते हैं हम पाल वंश की। पाल वंश की जो स्थापना की वो गोपाल ने की 750 ईस्वी में। अगर बात आती है पाल वंश के संस्थापक की, तो पाल वंश की जो स्थापना की वो गोपाल ने की। गोपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक था और इसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि गोपाल किस धर्म का अनुयायी था, तो गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
गोपाल का पुत्र और उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो धर्मपाल हुआ। धर्मपाल क्या था? धर्मपाल गोपाल का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध, धर्मपाल ने कन्नौज के शासक थे इंद्रायुध, उन्होंने इंद्रायुध को परास्त किया और चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। इंद्रायुध को परास्त करके चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर किसने बैठाया? तो इंद्रायुध को परास्त करके चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाने वाला जो शासक था वो धर्मपाल था। धर्मपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जैसा कि जो गोपाल था वही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो गोपाल का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी धर्मपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने विक्रमशिला की स्थापना, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। उसके अलावा धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए। धर्मपाल ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके खर्च के लिए 200 गांव दान में दे दिए। इससे आने वाला जो भी कर था उसके द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख और उसके जो भी कार्य संपादित होते थे वो इन्हीं गांव के कर के द्वारा किए जाते थे। धर्मपाल का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। धर्मपाल का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ? देवपाल हुआ, और ये उसका पुत्र भी था। अरब यात्री सुलेमान, जो अरब यात्री सुलेमान था उसने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। अरब यात्री सुलेमान ने क्या बताया कि जो देवपाल है वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई। देवपाल ने अपनी राजधानी बनाई, वो कहाँ पर बनाई? तो देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई। 11वीं सदी में जो पाल वंश का शासक हुआ वो महिपाल प्रथम हुआ। 11वीं सदी आते आते, जैसा कि इसका जो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 750 ईस्वी में हुई थी, तो 11वीं सदी में आते आते जो इसका शासक हुआ वो कौन था? 11वीं सदी में महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को ही पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने पाल वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा बीच का जो गैप हुआ उसमें कोई इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं आया, तो जो 11वीं सदी में महिपाल प्रथम आया तो इसने जो पाल वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः वापस प्रदान किया। तो इस वजह से जो महिपाल प्रथम है उसको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल के बाद जो पाल वंश था उसका अंत हो गया, और पाल वंश के पतन के बाद जो वंश सत्ता में आया वो था सेन वंश। तो पाल वंश के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश सत्ता में आया। तो बहमनी वंश और पाल वंश से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लर्न ईजी नाम का ग्रुप और लर्न ईजी नाम का पेज जो कि फेसबुक पर है उससे हमसे जुड़ सकते हैं, और लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया, वहाँ से आप हमसे बहुत ही ईजिली जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।